जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों मैं अजय यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिव क्लासेस बाय अजय सर में। दोस्तों आज का इस वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि जो भी भाई बहन सीटेट 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए हम लेकर आए हैं सीटेट 2021 16 दिसंबर 2021 वाला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ताकि इससे दोस्तों आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि सीटेट का एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड हो रहा है और किस तरह से क्वेश्चन आ रहा है, जो कि है दोस्तों सीडीपी का है। ये सीडीपी जिसे हम लोग बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के नाम से जानते हैं, शॉर्ट में सीडीपी बोलते हैं दोस्तों। और जो भी भाई बहन चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस चैनल पर सीटेट जितने भी टीचिंग लेवल का एग्ज़ाम है सभी का प्रिपरेशन जो फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाता है। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं आप लोगों का, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको इस वीडियो से अंदाज़ा लग जाएगा कि सीटेट का एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। और सीटेट का क्वेश्चन दोस्तों मतलब क्या बोलें, तर्क शक्ति के आधार पे होते हैं, समझ के आधार पर होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीडीपी का पहला क्वेश्चन आया है दोस्तों, ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है। दोस्तों इससे मैं एक प्रैक्टिस सेट के तौर पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसके बाद से मैं थ्योरी की क्लास लेकर आऊँगा। उसके बाद आपको पूरे डिटेल में पढ़ाया जाएगा और नोट्स भी प्रोवाइड कराया जाएगा। तो चलिए पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है। विकास की प्रक्रिया एक दिशीय है? नहीं दोस्तों, एक दिशीय नहीं है, काट दीजिए इसको। केवल सीडीपी में दोस्तों ध्यान रखिएगा, जहाँ केवल वर्ड का उपयोग होगा वो ऑप्शन आपका नेगेटिव हो जाएगा। विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। हाँ दोस्तों, आप समझिए ना कि वातावरण का प्रभाव बच्चों पे बहुत ज़्यादा आता है, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों में विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने का उदाहरण है। क्या बोल रहा है दोस्तों, विवेचनात्मक चिंतन मतलब बच्चों की जो है सोचने की शक्ति, किस प्रश्न को हम देंगे बच्चों को ताकि उसकी सोचने की शक्ति ज़्यादा बढ़ सकता है। तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों, देखिए पता करने के लिए कहेंगे कि तटीय इलाके वाले लोग क्या खाते हैं व क्यों। दूसरा ऑप्शन है भारत के 10 राज्यों के नाम बताओ। तीसरा ऑप्शन है 2 से 10 तक के पहाड़ा लिखो। दी गई कविता का सुसमरण करके वाचन करो। दोस्तों ये देखिए यहाँ पे जो है इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कि बच्चों को हम दे देंगे कि पता करो कि हमारे भारत में तटीय इलाके लोग क्या खाते हैं। इससे क्या होगा कि उसकी मतलब विवेचनात्मक चिंतन बढ़ जाते हैं। और भारत के 10 राज्य तो सीमित है दोस्तों उसका ज्ञान, क्योंकि वो याद करके रखा है। अच्छा 2 से 10 के पहाड़ा तो बच्चा तुरंत लिख देंगे, लेकिन इसमें उससे क्या होगा, वो खुद सोचेगा कि क्या खाते होंगे, कैसे रहते हैं। तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि विकास का चरणीय सिद्धांत निम्नलिखित नियमों से किस पर स्पष्ट रूप से जोर देता है। विकास का निरंतरता पर, विकास की अनिरंतरता पर, विकास को प्रभावित करने वाले कारक, विकास प्रक्रिया संबंधित बताने कारक। दोस्तों विकास की निरंतरता इसका जवाब होना चाहिए, लेकिन सीटेट ने दिया है ऑप्शन नंबर 2 विकास को प्रभावित करने वाले सांस्कृतिक कारक। ये नहीं होगा। विकास प्रक्रिया संबंधित वातावरणीय कारण नहीं होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन से कारकों द्वारा विद्यालय में बच्चों का अधिगम से जुड़ाव प्रभावित होता है। मतलब किस रीजन से जो होता है दोस्तों बच्चों की अधिगम यानी कि सीखने की जो क्षमता होता है वो उस जुड़ाव को प्रभावित करता है। पारिवारिक सामाजिकरण से, समकक्षी संबंध से, सांस्कृतिक मूल्य से, बच्चों का आत्मसम्मान से। तो चलिए इसका देखते हैं सही जवाब क्या हो जाएगा। तो पारिवारिक सामाजिकरण भी उसको प्रभावित कर सकता है दोस्तों। समकक्षी संबंध मतलब कक्षा के संबंध जो है, सांस्कृतिक मूल्य, बच्चों का आत्मसम्मान की ये जो है ये चारों रीजन प्रभावित कर सकता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगली क्वेश्चन दोस्तों, जिन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चरण में बच्चे निम्न में से क्या कर पाते हैं। जो पूर्व संक्रियात्मक चरण है दोस्तों उसमें बच्चे क्या कर पाते हैं। प्रतिलोमक चिंतन, प्रतीकात्मक खेल, अनुक्रमिक वर्गीकरण, संरक्षण।
तो इसमें दोस्तों वो प्रतीकात्मक खेल मतलब अनेक प्रकार का खेल में वो भाग लेते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 कि एक छोटी बालिका प्रतीकात्मक खेल कर पाती है। जो पीछे हम लोगों ने देखा अभी, एक छोटी बालिका प्रतीकात्मक खेल कर पाती है और अभी दूसरे व्यक्ति का दृष्टिकोण नहीं समझ पाती और वह अपनी पकड़ से बाहर की घटनाओं की वजह से आसानी से परेशान हो जाती हैं। तो जीन पियाजे द्वारा सुझाए चरणों में कौन सा चरण इस बालिका के वर्तमान स्तर को अंकित करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों पूर्व संक्रियात्मक, जो कि अभी पीछे हम लोगों ने देखा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कौन सा चिंतन को बढ़ावा देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा अभिलक्षण कोहलबर्ग के नैतिक विकास मॉडल से संबंधित है? नैतिक विकास के चरणों का स्वरूप सार्वभौमिक होता है। नैतिक चिंतन के विकास में निरंतरता होती है। नैतिक विकास एक कार्मिक प्रक्रिया नहीं है, यह संपूर्ण रूप से वातावरणीय कारकों पर निर्भर है। नैतिक विकास मुख्यतः सांस्कृतिक मूल्यों पर निर्भर करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से किसके लिए समीपस्थ विकास क्षेत्र का इस्तेमाल करना चाहिए? समीपस्थ विकास क्षेत्र यानी कि बोल रहा है दोस्तों ZPD के बारे में। ZPD ये जब मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा तो इसका डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे दोस्तों। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अध्याय और मूल्यांकन, केवल अध्यापन, केवल मूल्यांकन, प्रभावी बौद्धिकता की पहचान। तो इसका हो जाएगा दोस्तों, देखिए केवल वाला ऑप्शन तो होगा नहीं, दोनों कट गया, बचा 2 गो। प्रभावी बौद्धिकता की पहचान तो नहीं होगा, तो अध्यापन और क्या होगा, मूल्यांकन ही होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विशिष्ट संप्रत्यय को पढ़ाने हेतु एक अध्यापिका बच्चों को आधा हल किया हुआ उदाहरण देती है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अध्यापिका किस रणनीति का इस्तेमाल कर रही है? दोस्तों ये बोल रहा है कि एक विशिष्ट संप्रत्यय को पढ़ाने हेतु एक अध्यापिका क्या करती है कि बच्चों को आधा हल किया हुआ एक उदाहरण देती है। तो वाइगोत्स्की के अनुसार अध्यापिका किस रणनीति का इस्तेमाल कर रही है? अवलोकन विधि, पाठ, अगला ऑप्शन है द्वंद्वात्मक अधिगम, अनुकूलन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों पाठ, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, स्केप फोल्डिंग नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिवृत्ति एक प्रगतिशील कक्षीय माहौल के अनुसार है? प्रगतिशील कक्षा में कौन सा कक्षीय के माहौल के अनुसार है? निर्णय निर्धारक में बच्चों की सहभागिता, भय मुक्त अधिगम वातावरण की संरचना, विद्यार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखना, अध्यापक द्वारा बाह्य अनुशासन कायम रखना। देखिए दोस्तों इसमें जो है ना, ये बोल रहा है कि प्रगतिशील कक्षा जो होता है संपूर्ण मतलब, तो इसमें प्रगतिशील कक्षीय माहौल के अनुसार क्या सही है? तो देखिए इसमें जो है निर्णय निर्धारण में बच्चों की सहभागिता ये भी सही है, भय मुक्त अधिगम वातावरण की संरचना ये भी सही है, विद्यार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखना, ये तीनों ऑप्शन इसका दोस्तों सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों कि यह महत्वपूर्ण है कि कोई अध्यापक बच्चों को बुद्धिलब्धि के आधार पर स्थिर समूहों में पृथक ना करे, क्योंकि यह मतलब बोल रहा है दोस्तों कि बुद्धिलब्धि के आधार पर कोई भी अध्यापक बच्चों को पृथक ना करे। मतलब कोई बच्चा तेज है, कोई बच्चा कमज़ोर है, कोई बच्चा मंदबुद्धि है, तो इसके आधार पर बच्चों को पृथक नहीं करना चाहिए, मतलब अलग अलग नहीं करना चाहिए। अध्यापक के लिए असुविधाजनक है, यह विद्यालयों के लिए असुविधाजनक है, यह बच्चों को एक दूसरे के साथ अंतः सामूहिक प्रतिस्पर्धा नहीं करने देता है, बुद्धिलब्धि संकल्पना अस्थायी नहीं है और यह बच्चे को चिन्हित करने के लिए जिम्मेवार हो सकती है। तो देखिए दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, यह अध्यापकों के लिए असुविधाजनक गलत है, विद्यालय के लिए असुविधाजनक गलत है, यह बच्चों एक दूसरे के साथ मतलब अंतः सामूहिक प्रतिस्पर्धा नहीं करने देगा, तो ये भी गलत है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार एक कक्षा में तरह तरह के अध्यापक रणनीतियों का इस्तेमाल होना जरूरी है, क्योंकि मतलब एगो कक्षा में दोस्तों हम लोग बहुत सारे तरह की रणनीतियाँ अपना सकते हैं। ये बोला है हार्वर्ड गार्डनर साहब। तो ये किस पे आधारित है? यह बहुबौद्धिकता को निष्पादित करने में मददगार है, या सामान्य बौद्धिकता को बढ़ाने में मददगार है, या तारक विद्यार्थी बनाने में मददगार है, या व्यवहारिक बौद्धिकता के बढ़ावे में मददगार है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1। ये जो है यह बहुबौद्धिकता को निष्पादित करने में मददगार है। दोस्तों यदि समझ में नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, थ्योरी वाले क्लास में सब क्लियर कर देंगे। ये मैं एक मतलब प्रैक्टिस सेट के तौर पे लेके आया हूँ दोस्तों, कि आगे आप लोगों को पता चल सके सीटेट ऑनलाइन मोड में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 1.5 से 2.5 साल की उम्र के बच्चों द्वारा अक्सर उच्चारित द्विशब्दी उच्चारणों को क्या कहा जाता है? मतलब दोस्तों जो 1.5 से 2.5 साल तक के बच्चों जो है वो सीखते हैं उच्चारण करने हैं, और द्विशब्दी मतलब 1 से 2 शब्दों का प्रयोग करना, उच्चारणों को क्या कहते हैं हम लोग? वाचन का आदि विस्तारण कहते हैं, तार प्रसिद्ध वाचन कहते हैं, नववाद कहते हैं, बकवाद कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसे कहते हैं हम लोग तार प्रसिद्ध वाचन कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पुरुष सामान्यतः दिमाग से सोचते हैं और महिलाएं अपने हृदय से सोचती हैं। यह कथन क्या दिखाता है? देखिए दोस्तों, मतलब कि सीटेट जो एग्ज़ाम होता है ये एनसीईआरटी बेसिस होता है, तो इसमें हम लोग भेदभाव नहीं कर सकते। ये बोलता है कि भेदभाव समाज में नहीं करना चाहिए। एनसीईआरटी 2005 कहता है दोस्तों कि क्या दिखा रहा है? लैंगिक विभेदीकरण, लैंगिक रूढ़िवादी, दोनों लिंग के बीच अनुवांशिक भेद, लैंगिक स्थिरता। तो ये दिखा रहे हैं दोस्तों लैंगिक रूढ़िवाद को। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, एक प्रगतिशील कक्षा में निम्न में से कौन सी मूल्यांकन विधि का इस्तेमाल नहीं होता है? मतलब जो प्रगतिशील कक्षा है दोस्तों उसमें कौन सी मूल्यांकन विधि का इस्तेमाल नहीं होता है? अध्यापक द्वारा मननशील जनरल का इस्तेमाल, स्व मूल्यांकन एवं समकक्षी मूल्यांकन। एक सेकंड, केवल मानक निर्देशित मूल्यांकन पर आश्रय, पोर्टफोलियो तैयार करना। तो दोस्तों देखिएगा अध्यापक द्वारा मननशील जनरल का इस्तेमाल भी होता है, स्व मूल्यांकन समकक्षी मूल्यांकन भी होता है। ये केवल मानक निर्देशित मूल्यांकन पर आश्रय, देखिए दोस्तों केवल है, ये क्वेश्चन नेगेटिव पूछ रहा है तो इसीलिए ये सही हो जाएगा। विद्यार्थियों की पोर्टफोलियो तो तैयार होता ही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि वंचित और हाशिए पर स्थित समूहों की भाषा और संस्कृति को स्कूली पाठ्यक्रम में समावेशित करने से एक अध्यापक क्या सुनिश्चित कर सकता है? शिक्षा में समानता, शिक्षा में समता, सुविधा वंचित समूहों के प्रति सहानुभूति। अगला ऑप्शन है दोस्तों, एक सेकेंड, विशेषतः सुविधा वंचित समूहों के लिए व्यावसायिक शिक्षा। दोस्तों ये बोलना चाह रहा है क्वेश्चन कि भाषा और संस्कृति के आधार पर जो मतलब वंचित और हाशिए पर स्थित हैं उसे अध्यापक क्या सुनिश्चित करते हैं? तो सुविधा वंचित समूहों के प्रति सहानुभूति, ये इसका दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा शिक्षा में साम्यता, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि पर्याप्त समर्थन प्रदान करने के बावजूद एक कक्षा में एक विद्यार्थी गणितीय क्रियाओं को समझने के में निरंतर चुनौतियों का सामना करते हैं। इसकी वजह क्या हो सकती है? संलग्नता, गणितीय विकल्प, आलेखनीय विकल्प, पठन विकल्प। दोस्तों ये प्रश्न बोल रहा है कि जो बच्चे गणित क्रियाओं को समझने में मतलब गणित को नहीं समझ पाते हैं तो वो किस विकार से ग्रसित हैं? तो ये है दोस्तों गणितीय विकल्प से। इसका सही जवाब हो जाएगा गणितीय विकल्प। 7 प्रकार का विकार होता है दोस्तों जो आपको थ्योरी क्लास में पढ़ाया जाएगा, आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक समावेशी संस्था में एक श्रव्य बाधित विद्यार्थी की शिक्षा हेतु निम्न में से कौन सी रणनीति प्रभावी नहीं होगी? दोस्तों बोल रहा है कि एक समावेशी कक्षा में क्या होता है दोस्तों, सभी को समान मतलब सब विद्यार्थी को एक साथ बैठा के पढ़ाया जाता है। तो वहाँ पे जो श्रव्य बाधित बच्चे हैं दोस्तों यानी कि जो बहरा हैं तो उसके लिए
क्या रणनीति प्रभावी नहीं होगी? वीडियो चलचित्रों के प्रदर्शन में उपशीर्षकों का इस्तेमाल, पढ़ाते हुए अभिव्यक्ति, शारीरिक गतिविधियों और संकेतों का इस्तेमाल, मौखिक संप्रेषण के साथ साथ शाब्दिक चित्रित संप्रेषण का इस्तेमाल, संप्रेषण हेतु मुख्यतः मौखिक माध्यम पर ही आश्रित रहना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, कहीं ना कहीं ये हमें नेगेटिव लग रहा है, ऑप्शन नंबर 4। क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछा है? नेगेटिव पूछा है। ये क्या बोला है? संप्रेषण हेतु मुख्यतः मौखिक माध्यम पर ही आश्रित है। हम एक माध्यम पे क्यों आश्रित रहेंगे दोस्तों? ये गलत है, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस कक्षाई प्रक्रिया का विश्लेषण किसी अध्यापक के वंचित समूहों के प्रति गणित गुण पूर्वाग्रहों को उजागर कर सकता है? मतलब जो पूर्वाग्रह है ना दोस्तों, गणित प्रति गणित पूर्वाग्रह जो है उसे उजागर कर सकता है। लिंग, जाति और आर्थिक श्रेणी के आधार पर निर्धारित आसन व्यवस्था हम कर सकते हैं बैठने के लिए। अध्यापक का निपुणता उन्मुखी अभिप्रेरणा शैली को प्रोत्साहित करना, अधिगम कठिनता अनुभव करने वाले बच्चों के लिए यथोचित समायोजन करना, बच्चों को शिक्षा प्रणाली के यंत्रवादी पहलुओं का परीक्षण प्रतिशोध और चुनौती देने के लिए प्रोत्साहित करना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कि लिंग, जाति और आर्थिक श्रेणी के आधार पर निर्धारित आसन व्यवस्था। ये इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा में सृजनात्मक को बढ़ावा देने के लिए विद्यार्थियों को कैसे अवसर प्रदान करने चाहिए? विशिष्ट उपलब्धि वर्ग में सम्मेलन के, मौलिक खोज और सोच को बढ़ाने के, परीक्षा देने के, बेहतर कौशल विकसित करने के, अभिसारिक सोच सीखने के। तो मौलिक खोज और सोच को बढ़ाने के लिए दोस्तों बच्चा जितना करके सीखेगा खुद से ना, तो वो उतना ही बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएगी। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? विशिष्ट उपलब्धि वर्ग में सम्मेलन, जरूरी नहीं है उतना। परीक्षा देने के, बेहतर कौशल विकसित करना, ये भी उतना जरूरी नहीं है। अभिसारिक सोच सीखने, यहाँ क्या तो मौलिक खोज, वो खुद से जो खोज रहा है दोस्तों, और सोच को बढ़ावा देना, उसका जो खुद खोज के जो सीखेगा वो काफ़ी बेहतर होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि एक संरचनात्मक कक्ष में बच्चों की संज्ञानात्मक सहभागिता को किस प्रकार सुसाधित किया जा सकता है? बच्चों के वार्तालाप द्वारा, अध्यापक के संवेग द्वारा, बच्चों में के सकारात्मक परस्पर संबंध द्वारा, बाहरी रूप से अध्यारोपित अनुशासन द्वारा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बाह्य रूप से अध्यारोपित अनुशासन दोस्तों जरूरी नहीं है। बाकी क्या है? बच्चों के वार्तालाप द्वारा भी होगा, अध्यापक के संवेग द्वारा, बच्चों के सकारात्मक परस्पर संबंध द्वारा। ये तीनों इसका सही हो जाएगा। तो क्या सही होगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि बच्चों की असफलता अक्सर विद्यालय की असफलता होती है। निम्न में से कौन सा कथन इस वाक्य का समर्थन करता है? दोस्तों ये बोल रहा है कि यदि बच्चे फेल होते हैं तो क्या होता है कि सिस्टम फेल हो जाता है, विद्यालय फेल हो जाता है। तो यह निम्न में से कौन सा कथन इस वाक्य का समर्थन कर रहा है? स्कूल का अस्तित्व विद्यार्थियों के सामर्थ्य में विभेदीकरण करने हेतु बच्चे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय बच्चों के सीखने की विविध गतिविधियों को संज्ञान नहीं करते। बच्चे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वह विद्यालय की ज़रूरतों का अनुपालन नहीं करते। बच्चे योग्यता की कमी और निम्न बुद्धिलब्धि की वजह से असफल होते हैं। तो इसका हो जाएगा दोस्तों बच्चे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय बच्चे के सीखने की विविध गतियों को संज्ञान नहीं लेते हैं। यदि विद्यालय संज्ञान ले लेंगे ना दोस्तों तो बच्चे ज़्यादा फेल नहीं होंगे। तो उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि किसी संप्रत्यय के प्रासंगिक और अर्थपूर्ण होने के लिए क्या आवश्यक है? उपयुक्त परिभाषा द्वारा पढ़ाया जाना, बच्चे के जीवन संबंधित सामाजिक परिप्रेक्ष्य से जोड़कर पढ़ाना, पाठ्य पुस्तक से बच्चों की कॉपी में ज्यों का त्यों लिखना, अच्छे से रट लेना ताकि विद्यार्थी प्रतियोगिता में हिस्सा ले पाए। दोस्तों देखिए यहाँ साफ साफ बोल रहा है कि रट लेना ये नेगेटिव वर्ड हो गया, नहीं होगा मेरे भाई। पाठ्य पुस्तक से बच्चों की कॉपी में ज्यों का त्यों लिखवा देना गलत बात है। उपयुक्त परिभाषा द्वारा पढ़ाया जाना ये भी गलत बात है। तो बच्चे के जीवन संबंधी सामाजिक परिप्रेक्ष्य में मतलब उसे जीवन से जोड़ के पढ़ाया जाना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एक कक्षा में बच्चों की असफलता के भय को दूर करना क्यों जरूरी है। एक कक्षा में बच्चों की जो असफलता की भय है, डर है, उसे दूर करना क्यों जरूरी है कि एक कक्षा में अध्यापक बच्चे के भय को संभाल नहीं सकता। अगला ऑप्शन देखते हैं। विद्यालय बच्चों के भावात्मक जीवन की जिम्मेदारी नहीं ले सकते। असफलता और त्रुटियों बच्चों के अधिगम का स्वाभाविक हिस्सा है। भय का एहसास करने वाले बच्चे विकासात्मक रूप से विफल होते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों असफलता और त्रुटि बच्चे के अधिगम का स्वाभाविक हिस्सा है, मतलब उसके जीवन का ही स्वाभाविक हिस्सा अधिगम का। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि पुरस्कार देना अधिगमकर्ताओं को अभिप्रेरित करने का उत्तम तरीका नहीं है, क्योंकि मतलब हम दोस्तों किसी बच्चों को पुरस्कार देकर उसे अधिगमकर्ताओं को अभिप्रेरित, उसे मोटिवेट नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या है, तरीका नहीं है, क्योंकि इससे आंतरिक अभिप्रेरणा छीन होती है, इससे आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ जाती है, इससे मतलब बाहरी अभिप्रेरणा छीन होती है। तो दोस्तों इससे होता क्या है कि उस जो बच्चा आंतरिक रूप से खुद मोटिवेट होता है वो मतलब आंतरिक रूप से डिमोटिवेट होता चला जाता है और बाहरी रूप से वो मोटिवेट होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से अभिलक्षणों का कौन सा दल उत्तम समस्या समाधानकर्ताओं को इंगित करता है। मतलब बोल रहा है दोस्तों अभिलक्षण जो लक्षण है, कौन सा दल जो है इसमें उत्तम समस्या समाधानकर्ताओं को इंगित करता है। सृजनात्मकता, प्रतिक्रियात्मकता, अनम्यता की कमी, अपसारी चिंतन। क्रियात्मक जड़ता, सृजनात्मकता, अभिसारी चिंतन, प्रतिक्रियात्मक अनियमितता की कमी, अभिसारी चिंतन, सृजनात्मकता, अपसारी चिंतन, क्रियात्मकता, जड़ता, प्रतिक्रियात्मक अनियमितता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, सृजनात्मकता, प्रतिक्रियात्मकता, अनियमितता की कमी और अपसारी चिंतन, यही इंगित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षिका के विद्यार्थी की खासकर सुविधा वंचित वर्ग, जो मतलब सुविधा से वंचित है दोस्तों, सफलता एवं असफलता के बारे में विचार अक्सर उनके सीखने व अभिप्रेरणा को प्रभावित करते हैं। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। बोल रहा है क्वेश्चन दोस्त कि शिक्षिका को के विद्यार्थियों की खासकर सुविधा वंचित वर्ग के जो मतलब सफल एवं असफल के बारे में विचार अक्सर उनके सीखने व अभिप्रेरणा को प्रभावित करते हैं। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। शिक्षक की अपेक्षाएं बच्चों को सीखने को बेहद प्रभावित करती है। शिक्षक को कक्षा में बच्चों की स्वायत्ता पर काबू रखना चाहिए। शिक्षक को बच्चों को प्रतिस्पर्धा करने व एक दूसरे से बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। शिक्षक को ऐसे विद्यार्थियों को हर हालत में असफलता से बचने के लिए रणनीतियों में प्रशिक्षण देना चाहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कि शिक्षक की अपेक्षाएं बच्चे के सीखने को बेहद प्रभावित करती है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों कि शिक्षिका कक्षा में सकारात्मक रूप से सीखने का वातावरण किस प्रकार सुनिश्चित कर सकते हैं। जो एक शिक्षिका है दोस्तों वो कक्षा में सकारात्मक रूप से जो सीखने का वातावरण है यानी कि कक्षा का जो माहौल है उसे किस प्रकार सुनिश्चित कर सकते हैं। एक तय एवं निर्धारित समय सारणी का अनुपालन करके, पुरस्कार एवं सजा का प्रयोग करके। दोस्तों पुरस्कार और सजा नहीं दे सकते, ऑप्शन गलत हो गया। अगला है बच्चों के संवेगों को सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा बनाकर बच्चे की क्षमता के आधार पर उनका विभेदीकरण करके एक एवं अलग अलग समूह बनाकर, ये भी बात गलत हो गया, ये भी बात गलत हो गया। और एक तय एवं निर्धारित समय सीमा करके ये भी गलत हो गया। बचा ऑप्शन नंबर 3, तो ये तो सही होना ही है दोस्तों हर हाल में। अगला क्वेश्चन है क्या एक शिक्षक को कक्षा में एक सत्ताधारी व्यक्ति के रूप में देखा जाना चाहिए जिसे कोई चुनौती ना दे सके। हाँ, इससे विद्यार्थियों को शिक्षक के आज्ञापालन और आदर करने के मूल्य की सीख मिलती है। हाँ, केवल ऐसा शिक्षक ही विद्यार्थियों को स्पष्ट मार्गदर्शन एवं यथार्थिक संज्ञानात्मक स्पष्टता प्रदान कर सकता है। नहीं दोस्तों, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं। विद्यार्थी इसे शिक्षकों से प्रश्न पूछने में हिचकते हैं जिससे उन्हें सब प्रत्यायिक स्पष्टता में कमी रह जाती है। ये इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन समझिए पहले तब ऑप्शन पे ध्यान देना है। क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों कि क्या एक शिक्षक को कक्षा में एक सत्ताधारी व्यक्ति के रूप में देखा जाना चाहिए जिसे कोई चुनौती ना दे सके। नहीं दोस्तों, ये गलत बात है। इससे क्या होगा, बच्चे प्रश्न करने में हिचकिचाने लगेगा, उससे नहीं कर पाएगा, डर लगेगा।
तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 3। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन है, देखते हैं क्या आखिरी क्वेश्चन आज का। कक्षा में परिचर्चा के दौरान क्या एक शिक्षिका को विद्यार्थी के गलत उत्तर सही करने चाहिए? कक्षा में परिचर्चा के दौरान क्या एक शिक्षिका को विद्यार्थी के गलत उत्तर सही करना चाहिए? हाँ, बच्चों की त्रुटियों को तुरंत संशोधन करना चाहिए। 2 नंबर बोल रहा नहीं, बच्चों को अभिव्यक्ति करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बिना गलत होने के भय के। गलत उत्तर हमेशा संज्ञानात्मक स्पष्टता की कमी को दर्शाते हैं एवं इन्हें हमेशा सुधारना चाहिए। बच्चे स्कूल में सही जानकारी प्राप्त करने के लिए आते हैं, इसलिए उनके उत्तरों को तुरंत सुधारना चाहिए। दोस्तों नहीं, गलत होता है ना, तो इससे भी बच्चे सीखते हैं, ऐसा बात नहीं है कि नहीं सीखते हैं। तो क्या होगा, क्या तुरंत सुधारना क्या करना चाहिए? तो देखिए इसका सही जवाब होना चाहिए होगा ऑप्शन नंबर 2, नहीं, बच्चों को अभिव्यक्ति करने के लिए प्रोत्साहित, उसे खुद बोलना चाहिए, खुद सुधारो, अभिव्यक्ति करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, है ना, बिना गलत होने के भय से। उसे मतलब मोटिवेट कीजिए कि नहीं जाओ, तुम ये कर सकते हो, तुम खुद से करो, तुम्हारा ये प्रश्न क्या होगा, गलत नहीं होगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।